हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ भाई। अब आज हमारा ये रहेगा 5वां सैम्पल पेपर, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड आएंगी, इसलिए सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पेपर से पहले आप जितने सैम्पल पेपर करोगे उतना ही आपके लिए आपका पेपर आसान लगेगा। तो शुरू का ये व्याकरण का हम देखते हैं। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, आपको पता ही। विग्रह करने पर पथ से भ्रष्ट कहा था ना, जब विग्रह करने पर का के की ये आ जाए, है ना, विभक्ति चिन्हों का लोप हो, और जब करते हैं हम इनका विग्रह तब दिखाई देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, पथ से भ्रष्ट अपादान तत्पुरुष आएगा, क्योंकि वो अपने पथ से अलग हो गया है ना, अलग होने का भी भाव एक आ रहा है। लघुत्तर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि नियम के अकॉर्डिंग। लघु और उत्तर, और लघु ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे, तो यहाँ क्या आएगा, लघु उत्तर दीर्घ संधि। बिल्कुल सही। निधन का पर्यायवाची आपको पता ही, देहावास या स्वर्गवास भी होता है। ठीक है, देहावास। उपसर्ग बताइए, लापरवाह। लापरवाह का ला, परवाह के आगे लग गया ला, तो ये हो गया ला। प्रत्यय बताइए, लेखक में क्या, अक। ठीक है, लेखक। सही विलोम शब्द चुनिए। उपेक्षा, एक तो उपेक्षा करना, इसका अपेक्षा। ठीक है। आंखें फेरना मुहावरे का सही अर्थ है नज़र फेर कर चले जाना, नज़र बदलना, या किसी को न देखना, चुपचाप चलना, तो इसका है नज़र बदलना। अब देखो ये अगर छंद से क्या अभिप्राय है, इसके कितने प्रकार के होते हैं। ये भाई हमने देखा छंद भाई कितने प्रकार के, हर बार आया ये क्वेश्चन। छंद के क्या अभिप्राय, कितने प्रकार के। छंद भाई हमारे 2 प्रकार के होते हैं, चलो कर लेते हैं। वर्णों या मात्राओं कि ये नियमित क्रम में रखने से जो आनंद आसा, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। वर्ण और मात्राओं को नियमित क्रम से, कंटिन्यू, है ना, लाइन वाइज लगाने से जो आनंद मिलता है, जो प्रसन्नता मिलती है, जो खुशी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। और छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद। जिन छंदों में वर्णों की संख्या, क्रम, गण, विधान तथा लघु, गुरु, यति, गति के आधार पर रचना होती है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त वार्णिक छंद मालिनी, इंद्रावास, बसंत, तालिका आदि अनेक छंद है। मात्रक में क्या भाई, यहाँ पर तो क्या वर्णों की संख्या होती है, वार्णिक छंद। मात्रक में क्या, मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती, इन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, सौराठ, चौपाई, छप्पन, कुंडलियां आदि ऐसे ही छंद हैं। ये भी कह सकते हैं कि मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, आपको ये लिख देना, दोहा, सौराठ, चौपाई, ये भी मात्रिक छंद है। ठीक है, वर्णिक छंद बोला जाए तो आप ये लिख देना। अब भाई इससे आगे क्या है, पद परिचय से क्या अभिप्राय, ये भी हमने करवाया था। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का लिंग, वचन, विकार, काल, कारक आदि के आधार पर परिचय देना पद परिचय कहलाता है। उदाहरण देखिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब मोहन का परिचय, पद परिचय देना, तो मोहन क्या है, एक संज्ञा है ना, विकारी संज्ञा शब्द है। मोहन कौन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ये व्यक्ति है या ये, तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को वही तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मोहन एक वचन है, मोहन अकेला है, हाँ एक वचन है। कौन है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्ता कारक है। ठीक भाई, अब ये अलंकार है आपका, रूपक अलंकार पूछा गया था, जहाँ उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता हो, और उसमें वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग में उदय पर्वत है, और मैच में तथा रघुवर और बाल सूर्य में अभेद बताया गया है। अर्थात उदयाचल रूपी मंच पर बालीय सूर्य रूपी श्री राम प्रकट हुए। सूर्य और राम का क्या है, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा, समानता बहुत है एक दूसरे में, तो इसलिए क्या है, उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवीर बाल पतंग में कौन सा है, ये रूपक अलंकार है। अब वो लिंग, लिंग का आपको पता ही है, जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, 2 लिंग, आपको पता ही, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बट संस्कृत में एक और लिंग होता है, उभयलिंग भी प्रयुक्त होता है। बट आप इतना भी लिख सकते हो कि ये 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तभी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है भाई, ये निबंध है, जो अच्छे अच्छे निबंध है इनका भाई हम एक बता देंगे आपको, 8-10 निबंध। फिर ये पत्र भी मैंने करा दिए हैं आपको, है ना, क्योंकि लेंथ ही हो जाती है फिर वीडियो। ये है खंड ख, गोपियों का योग का संदेश किसके समान लगा भाई, कड़वी ककड़ी जैसा। गर्भक के अर्भक दल
में अर्भक शब्द का क्या अर्थ है? बच्चा। गर्भक क्या? गर्भ में, और अर्भक क्या? जो पल रहा था बच्चा। तो अर्भक दलन का क्या अर्थ है भाई यहाँ पर? बच्चा। जयशंकर प्रसाद के अनुसार भावहीन मन को क्या कहा गया? रीति गागर, मतलब जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक भाई, ये है नेक्स्ट। अब आएगा ये कमल जलपात जात तालाब को छोड़कर कहाँ खिल रहे हैं? कवि की झोपड़ी में। मुख्य गायक किसकी जटिल तानों के जंगल में खो जाता भाई? अंतरा। जब अंतरा होता है, बड़ा मुश्किल होता है जब गाते हैं अंतरा, तो वो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं खो जाता है। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। अब ये हमें थोड़ा सा गद्यांश दिया गया है हिंदी के चैप्टर से, ये आपको पढ़ना, फिर इनके प्रश्नों के उत्तर देने। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपट पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू को तो आप तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? मतलब वो कहते हैं आपकी बेटी तो चलो जैसा भी है, नए बच्चे हैं, बट आपको क्या हुआ? आप तो समझदार हैं, आपकी बेटी तो जगह जगह क्या कर रही है भाई? आज़ाद हिंद फौज के लिए हड़तालें कर रही हैं, आपको उसका ध्यान देना चाहिए। तो ये कहाँ से लिया है? ये भाई पाठ है हमारा, लेखिका इसकी मन्नू भंडारी, पाठ है एक कहानी यह भी। अब ये इसमें हड़ताल का आह्वान क्यों हुआ? आज़ाद हिंद फौज पर चल रहे मुकदमे के कारण हड़ताल का आह्वान हुआ था। ठीक है, विद्यार्थियों ने स्कूल, कॉलेज, बाजार में हड़ताल करवाई और चौपट ऊपर एकत्र इकट्ठा होकर भाषण दिए थे। पुराने विचारे के मित्र ने क्या कहा था लेखिका के पिता से? कहा था कि पिता से मन्नू की शिकायत करते हुए कहा कि उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आप क्यों चुप बैठे हो? पिताजी के मित्र का स्वभाव कैसा था भाई? दकियानुसी था। अब ये है, इसमें एक वो देख रखा है कविता की कुछ पंक्तियां। यह तुम्हारी माँ ने बनी माध्यम होती आज मैं न सका देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और यहाँ मुझे लगी बड़ी छविमान। ये पढ़ लेना है। और भाई ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भाई भाव सौंदर्य। यह संदर्भ कविता के अनेक वर्ष के पश्चात, कवि के अनेक वर्ष के पश्चात घर लौटने का है। उसकी बेटी, भाई देखो जब भी आप ये दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ोगे तो बट यहाँ पर कभी भी बेटी या बेटे का उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया, बस यहाँ पर एक छोटे बच्चे की मुस्कान का एक मनोहर दृश्य बताया था। ये नहीं था कि उनकी बेटी थी या बेटा था, ये कोई मेंशन नहीं किया गया था। उसने बोलता बच्चे की मुस्कान, वो बेटी भी हो सकता था या बेटा भी। बेटी का जन्म हुआ तब वह घर पर नहीं था। कवि के लिए बच्ची एकदम अनजान है। माँ के कारण ही वह जान पाता है कि उसकी बेटी है। बेटी से प्रथम मिलन पर अत्यधिक आनंदित कवि बच्चे का उसकी माँ का आभारी है, जिसके अकेले बच्चे की देख रेख की है। वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण है। बच्चे की संकोचनशीलता और भोलेपन का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, बच्चे की काव्य शिल्प सौंदर्य क्या है? मुस्कान का मार्मिक चित्रण हुआ है। शब्दावली तद्भव तत्सम है। मुक्त छंद में लिखी अनुकांत कविता है। आंखें चार होना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मधुर पर्क में पवित्रता का भाव है। माँ ने माध्यम तुम तुम्हारी में अनुप्रास अलंकार तय मैं शब्द चित्र अंकित होने से दृश्य जो बिंब है। अब भाई ये नेक्स्ट है, ये बादल से मानव जीवन को क्या प्रेरणा मिली? कवि के अनुसार बादल क्रांति का वाहक है। वह प्रकृति में बड़ा परिवर्तन लाता है, खेतों को हरियाली से भर देता है। बादल सभी पर समान रूप से जल की वर्षा करता है। इस प्रकार मनुष्य बादल से आगे बढ़ना और सभी के लिए उपकारक बनना सीख सकता है। कह रहा हमें भी बादल से कुछ सीखना चाहिए। मुख्य गायक के अंतर की जटिलता तान में खो जाने पर संगीतकार क्या करता है? संगीतकार की भूमिका मुख्य संगीतकार के सहायक की होती है। गीत गाते गाते जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तान में खो जाता, उसकी आवाज़ सरगम में बंद नहीं पाती, उसका स्वर उसका साथ नहीं देता, लड़खड़ाने लगता, तब संगीतकार स्थायी बोल गाकर उसकी लड़खड़ाती आवाज़ को संभाल लेता और श्रोता को गायक की कमजोरी का पता नहीं लगने देता। संगीतकार इनाम रहकर मुख्य गायक को यह यशस्वी बनाता है। ठीक भाई,
जब मुख्य गायक गाता भी बहुत टाइम हो जाता है गाते गाते तो वो भी थोड़ा सा थक जाता है, तो तब जो सहायक गायक हैं जो उसका साथ देते हैं संभालते हैं। ये भी खंड गए। हलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते हैं? पान। आपको सभी को पता भाई। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी भाई? ये भी बहुत आता है, वैशाख। लेखिका ने किसकी जीवन कथा का वर्णन किया? चाचा। यशपाल स्वाधीनता संग्राम में किस विचारधारा से जुड़े थे? क्रांतिकारी से। ठीक है भाई। ये है फिर बिस्मिल्लाह खां का देहांत कितने वर्ष में हुआ था? जब वो 90 साल के थे। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का, है ना। संस्कृति वो जो किसी चीज का आविष्कार करते हैं, और सभ्य वो होते हैं जो उन आविष्कार चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये भाई नवाब साहब ने संतृप्त आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकते खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे के एक फांक उठाकर होठक तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भराई, पानी की घूंट गले से उतर गई। अब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासनाते रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक देता। और ये भी एक प्रसंग चैप्टर से लिया गया। अब ये पढ़ना हमें, पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम भी आप सभी को पता है, लखनवी अंदाज है। लेखक कौन है? यशपाल। इनका जीवन परिचय भी हमने करा दिया है। अब ये है संतृष्ण आंखों से देखने का क्या तात्पर्य है? जिन आंखों में किसी चीज को पाने की चाहत होती है उन्हें संतृप्त आंखें कहती हैं। जहां नवाब साहब कटे हुए खीरे की नमक मिर्च लगी फांकों को खा लेने की इच्छा से संतृप्त आंखों से देख रहे, परंतु वो इन्हें खा नहीं सकते। नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देख दीर्घ विश्वास क्यों लिया? अच्छा, नवाब साहब खिड़की के बाहर देखकर लंबी सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वे खीरा खाना चाहकर भी नहीं खा पा रहे हैं। इसी खिड़की के रास्ते से उन्होंने खीरे को कटी हुई फांकें बाहर फेंकनी है। नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया? नवाब साहब ने खीरे की कटी हुई तथा नमक मिर्च लगी हुई खीरे की फांकों में से एक फांक उठाई और अपने होठों तक ले गए। इसके बाद उन्होंने इस फांक को क्या कर दिया था भाई? सूंघा। इससे इतना आनंद आया कि उसकी पलकें बंद हो गई, मुंह में पानी भराया, पानी का घूंट गले से उतराया। उसके बाद उन्होंने खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। नवाब साहब ने खीरे का आनंद खीरे की फांकों को खा कर नहीं लिया, बल्कि उन फांकों को नाक के पास ले जाकर सूंघकर आनंद लिया। सूंघने के बाद वो खीरे की फांकों खिड़की से बाहर फेंक देता। भदंत आनंद कौशल्यान जी का जीवन परिचय हमने करा दिया भाई। ये यशपाल जी का भी करा दिया है हमने भाई। ठीक है, अब करेंगे कृतिका, है ना, खंड घ। कृतिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ माता पिता अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हो उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बच्चे के प्रति माता पिता के वात्सल्य का सजीव वर्णन किया। बच्चे का माँ के आंचल में खेलना, माँ द्वारा सुबह बच्चे का नहलाना धुलाना, कपड़े आदि पहनाना, खेलने भेजना, पूजा पाठ आदि करके उनके माथे पर तिलक लगाना आदि का सजीव चित्रण हुआ। बच्चे का अपने पिता की मूंछों के साथ खेलने का अनूठा वर्णन हुआ। पिता बच्चे के अपने कंधों पर झुला झुला कर उनका मन बहलाता है, उनके साथ कुश्ती करता है। स्वयं बच्चे का मन खुश करने हेतु हार जाते हैं, जिससे बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। माँ बच्चों को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम देकर उन्हें भोजन खिलाती है। बच्चे को थोड़ी सी चोट लगने पर माता पिता दुखी हो जाते हैं। माँ अपने बच्चों को अपने आंचल में छिपाकर उनसे प्यार करती है। भाई जब कब लग जाती है चोट तो कितने परेशान हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स, है ना। या फिर इनमें से ये करना, ये वाला क्वेश्चन, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी भौतिकवादी हो चुकी है, वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रकृति का निर्मम ढंग से प्रयोग कर रही है। मतलब प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, बट जब हमें अपनी सुख की बात आती है तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते प्रकृति के बारे में। उन्हें यह नहीं पता कि प्रकृति मनुष्य को कितना कुछ देती है, बदले में मनुष्य से कुछ नहीं मांगती। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, नदियों के जल का दुरुपयोग, कृषि योग्य भूमि पर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों के निर्माण ने प्रकृति के संतुलन को क्या है भाई, बिगाड़ दिया है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह प्रकृति से लाभ उठाना चाहता तो उसकी उचित देखभाल करे। जितने वृक्ष काटे उससे दुगने वृक्ष लगाए। वृक्ष लगाने से मिट्टी का बहाव रुक जाता है। चारों ओर हरियाली होने से प्राकृतिक वायु और वर्षा का संतुलन बना रहता है। उचित वर्षा समय से होने पर नदियों में जल की कमी नहीं होगी। जल प्रकृति के अनमोल देन है। मनुष्य को चाहिए कि
नदियों के जल का उचित प्रयोग करें। नदियों के जल में गंदगी नहीं डालना चाहिए। औद्योगिक संस्थाओं से निकलने गंदे पानी की निकासी के लिए अलग प्रबंध करना चाहिए। कृषि योग्य भूमि को भी दुरुपयोग से बचाना चाहिए। सरकार को प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए उचित तथा कठोर नियम बनाने चाहिए। उन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए ताकि वो आगे ऐसा ना करें। लेखक ने बाहरी दबाव की तुलना किससे की है? लेखक के अनुसार कुछ रचनाकार बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख पाते। उनकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे कोई व्यक्ति प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी अलार्म बजने तक बिस्तर पर पड़ा रहे। अब कई बार नींद खुल गई बट हमें अरे नहीं, अलार्म तो हमने 8 बजे का भरा, अभी तो क्या है 7:50 हुए, 10 मिनट और लेट देते, है ना, कि और लेट जाते, कोई बात नहीं। जब अलार्म बजता तब वह उठता है। कुछ रचनाकार भी ऐसे ही होते हैं। जब तक बाहरी दबाव उन पर हावी नहीं हो जाता, जब तक बाहरी लोग नहीं कहते कि भाई कुछ लिखो, तब तक वो लिखते ही नहीं। ऐसे रचनाकार बाहरी दबाव के बिना लिख नहीं पाते। जितेन ने सैलानियों से गुरु नानक देव जी के संबंधित किन घटना का वर्णन किया? जितेन को वहाँ के इतिहास और भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान था। वह उन्हें रास्ते भर तरह तरह की जानकारियाँ देता था। एक स्थान पर उसने बताया था कि यहाँ पर एक पत्थर पर गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान हैं। जब गुरु नानक जी यहाँ आए थे उस समय उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जहाँ जहाँ चावल छिटके थे वहाँ वहाँ चावलों की खेती होने लगी थी। ये भाई आदर्श जीवन मूल्य माध्यम पाठ्य पुस्तक के आधार पर है। भाई ये हम एक साथ करा देंगे। नैतिक शिक्षा के ये क्वेश्चन है, इन्हें हम एक साथ करा देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए इसमें हमने हिंदी व्याकरण और हिंदी का ही कवर किया। ठीक है, धन्यवाद।